हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बदसूरत जलपरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के दो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया। अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई, जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जलपरी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है, तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी दो जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर जलपरी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जलपरी? लेकिन तुम्हें जलपरी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो गयीं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो?
क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जल परी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा, क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की? बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से
समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में जलपरी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जलपरी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जलपरी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जलपरी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जलपरी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जलपरी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जलपरी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जलपरी मोहिनी और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती जादुई 7 परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गर्भवती जादुई 7 परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में एक दुष्ट रानी राज करती थी। वो रानी बहुत ही लालची और मतलबी थी। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर एक दिन रानी परी कावेरी परिदेश पर कब्जा करने के लिए वहाँ आक्रमण कर देती है। लेकिन वहाँ की परियां बहुत ही शक्तिशाली थी। वो सभी रानी परी को बुरी तरह हरा देती है। उसके बाद वो सभी परियां मिलकर रानी परी की खूब पिटाई करती हैं और उसके बाद रानी परी की जादुई छड़ी छीन लेती हैं। देख, इस बार तो हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। अगर अगली बार तूने कभी हमारे राज्य पर हमला करने की सोची तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद वो सभी रानी परी और उसकी सिपाही परियों को धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। इस अपमान से रानी परी पूरी तरह बौखला जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करके ही रहूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। सबसे पहले मुझे एक जादुई छड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी अपने महल में बहुत सारे जादूगरों को बुला लेती है। मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी की जरूरत है। तुम में से जो भी जादूगर मुझे जादुई छड़ी बनाकर देगा, मैं उसे परिदेश का आधा खजाना दे दूंगी। ये सुनकर सभी जादूगर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी जादूगर अपनी शक्तियों से रानी परी के लिए जादुई छड़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर रानी परी एक एक कर जादुई छड़ियों को आजमा कर देखती है, लेकिन उसे कोई भी जादुई छड़ी पसंद नहीं आती। तुम सबकी जादुई छड़ियाँ किसी काम की नहीं है। इनसे मैं कावेरी परिदेश की परियों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद रानी परी उन सभी जादूगर को भगा देती है। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी का एक बूढ़ा जादूगर रानी परी से मिलने आता है। रानी जी, मैंने सुना है
कि आपको एक जादुई छड़ी चाहिए। मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है। तुम काम बताओ, खतरे की चिंता मत करो। पृथ्वी के जंगल में एक शैतानी झरना है। उस झरने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है। उसे गर्भवती परियों का मांस खाना बहुत पसंद है। उस शैतान को खुश करने के लिए हमें 7 गर्भवती परियों को झरने के पानी में डुबोकर मारना होगा। फिर वो शैतान तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी देगा। उसके बाद कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द 7 गर्भवती परियों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर अगले दिन रानी परी पूरे राज्य में घूम घूम कर गर्भवती परियों का पता लगाने लगती है। शाम तक रानी परी को 7 गर्भवती परियां मिल जाती हैं। उसके बाद रानी परी उन सभी परियों को अपने महल में बुला लेती है। मुझे पता चला है कि पृथ्वी पर एक जादुई झरना है। उस झरने में नहाने से तुम सभी के होने वाले बच्चे बहुत ही ताकतवर होंगे और साथ ही तुम सबको एक एक जादुई हीरा भी मिलेगा, जिसकी मदद से तुम दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और उस जादुई झरने में नहाने का मन बना लेती हैं। फिर अगले दिन रानी परी उन सभी परियों को जादुई कालीन पर बैठाकर पृथ्वी की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक तोता उड़ता हुआ जादुई कालीन के पास आता है। ये दुष्ट धोखेबाज रानी परी तुम सभी परियों को शैतानी झरने में ले जाकर वहाँ रहने वाले शैतान के हवाले करना चाहती है। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कमबख्त तोता कहाँ से आ गया? इसने तो मेरी पोल खोल दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी तलवार से तोते पर हमला करती है, लेकिन वो तोता हवा में उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तभी कालीन पर बैठी परियों को नीचे एक बड़ी सी झील दिखाई देती है। वो सभी परियां एक साथ नीचे कूद जाती हैं। दूसरी तरफ झील में कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी एक आदमी आसमान से गिर रही परियों को देखकर कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? आसमान से तो परियों की बारिश हो रही है। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, इतनी सारी परियां आसमान से कैसे गिर सकती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले ही पल वो सभी परियां एक एक कर झील के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी एक परी मछली पकड़ने वाले आदमियों से कहती है, हमें बचाओ, ये दुष्ट रानी परी हमें जान से मारना चाहती है, हमारी मदद करो। परी की बात सुनकर सभी आदमी फौरन नदी में कूदकर सभी परियों को उठाकर अपनी नाव पर बैठा देते हैं। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन परियों को मेरे हवाले कर दो।
लेकिन वो लोग रानी परी की धमकी से नहीं घबराते। तभी एक आदमी चुपके से रानी परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। चलो अब इस बुरी परी को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग रानी परी के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे झील के गहरे पानी में फेंक देते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते रानी परी पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह रानी परी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ वो सभी परियां उन आदमियों का शुक्रिया अदा कर वापस अपने परी देश लौट जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती रानियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम के राज्य में सोनिका नाम की एक महारानी राज करती थी। सोनिका के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सोनिका के दोनों बेटे स्वभाव से बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी सुनैना बहुत ही घमंडी और धोखेबाज थी। फिर कुछ समय बाद सोनिका अपने दोनों बेटों की शादी पड़ोस के राज्य में रहने वाली 2 राजकुमारी बहनों से कर देती है। दोनों बहनें देखने में बहुत खूबसूरत थीं। दोनों की खूबसूरती देख उनकी नंद सुनैना को बहुत जलन होती है। साथ ही सुनैना को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुनैना अपने भाइयों की शादी अपनी सहेलियों के साथ करवाना चाहती थी, ताकि अपनी चालबाजी से धीरे धीरे वो पूरे महल पर अधिकार कर ले। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इन दोनों बहनों को इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। सुनैना अपनी भाभियों के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का फैसला करती है। फिर एक दिन सुनैना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तो इस तरह रो क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अभी अभी दोनों भाभियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। क्या कहा? दोनों बहुएं मेरा मजाक उड़ा रही थी? उनकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, दोनों आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़िया के मरते ही पूरे महल पर उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से हमारी संपत्ति पर राज करेंगी। माँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो दोनों तुम्हें जहर देकर न मार दें। इसलिए तुम आज से ही उन दोनों पर नकेल कसना शुरू कर दो। तू ठीक कहती है बेटी, मुझे अपनी दोनों बहुओं को काबू में रखना ही होगा। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम उन दोनों को महल की नौकरानी बना दो और उनसे सारा काम करवाया करो, तभी उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे अचानक महल के सारे नौकर कहाँ चले गए? मेरे कमरे की सफाई करवानी है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या बताऊँ दीदी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी आवाज देकर थक गई, लेकिन अभी तक एक भी नौकर नजर नहीं आया। लगता है हमारे महल के सारे नौकर छुट्टी पर चले गए हैं। अरे ये तो क्या कह रही है? नौकरों के बिना हमारे महल का काम कौन करेगा? तुम दोनों काम करोगी। तुम्हारे होते हुए हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर शुरू हो जाओ।
और हाँ, फर्श की अच्छी तरह से सफाई करना। अगर जरा भी धूल रह गई तो माँ तुम दोनों की खाल खींच लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? क्या हम दोनों तुम्हें नौकरानी लगती हैं, जो तुम हमसे महल की साफ सफाई करवाना चाहती हो? देखिए माँ जी, सुनैना किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है। सुनैना ने बिल्कुल सही कहा है। आज से तुम दोनों नौकरों की जगह काम करोगी। और हाँ, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तक तुम दोनों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चलो काम शुरू कर दो। अपनी सास के डर से दोनों बहनें महल की साफ सफाई में जुट जाती हैं। उस दिन से सुनैना और सोनिका दोनों बहनों को नौकरानी बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना और सोनिका के अत्याचार में कोई कमी नहीं होती। फिर एक दिन दोनों बहनें फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं में पानी भरने जाती हैं। उन दोनों को गर्भावस्था की हालत में देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अरे ये तो हमारी रानियां हैं। हे भगवान, इन दोनों की हालत तो नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। हमारी महारानी सोनिका और सुनैना ने इन दोनों की ये हालत कर दी है। दोनों माँ बेटी इनसे महल में सारा काम करवाती हैं और इन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इनके पति अपनी माँ के डर से कुछ भी नहीं कर पाते। सच में इन बेचारियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त ये दोनों गर्भवती हैं। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की बजाय वो दोनों चंडाल माँ बेटी इन पर अत्याचार कर रही है। उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सभी औरतें उन दोनों बहनों के पास पहुंच जाती हैं। लाइए, आप दोनों अपने मटके हमें दे दीजिए, हम इन्हें महल तक पहुंचा देंगे। इतना कहकर वो औरतें दोनों बहनों के हाथों से मटके ले लेती हैं। उन औरतों का दयालु स्वभाव देख दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। ठहर जा, सारे मटके इसी वक्त जमीन पर रख दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इतना कहकर सुनैना चाबुक निकाल लेती है। ये देख सभी औरतें डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। चलो अब दोनों मटके उठाकर बाहर ले आओ। और हाँ, शाम तक पानी की टंकी फुल हो जानी चाहिए, वरना माँ तुम दोनों की खूब मरम्मत करेंगी। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, दोनों माँ बेटियों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इस हालत में हमसे काम करवा रही हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो पानी लेकर चलते हैं, वरना वो सुनैना फिर से आ जाएगी और हम दोनों को जली कटी बातें सुनाने लगेगी। उसके बाद दोनों बहनें पानी लेकर महल चली जाती हैं। इस तरह सुनैना उन दोनों को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। इन दोनों पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये दोनों महल छोड़कर नहीं गई हैं। लगता है इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन
रसोई घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जंगल का नाम सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं। जंगल तो बहुत दूर है और इस वक्त हम दोनों गर्भवती हैं। ऊपर से जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाने पर हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमें जंगल मत भेजो। तुम किसी सैनिक से कहकर लकड़ी मंगवा लो। इस तरह से बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों को लकड़ियाँ लेने जंगल जाना ही होगा, वरना मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। वो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम दोनों चुपचाप जंगल जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। सुनैना की डांट सुनकर दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं। फिर जंगल में पहुँचने के बाद वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। कोई फायदा नहीं, इस घने जंगल में दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना दोनों को मारकर यहीं दफना देंगे। लुटेरे दोनों बहनों को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है। ए, खबरदार, इन दोनों लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये शेर खा जाएगा। इस तरह सभी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों इस तरह गर्भावस्था की हालत में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर वो दोनों शेर को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में सब बता देती हैं। उन दोनों की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधे महल में सुनैना और सोनिका के सामने पहुंच जाता है। तुम दोनों ने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर की धमकी सुनकर सुनैना और सोनिका डर से कांपने लगते हैं। अरे माँ, ये शेर तो इन दोनों का भाई बनकर आया है। अब हमारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो इस शेर के कदमों में गिरकर इससे माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो शेर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूँगी। हाँ शेर जी, हम पर दया कीजिए। मैं तुम जैसी चालसाज बुरी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर शेर उन दोनों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के एक एक पैर काटकर उन दोनों को अपाहिज बना देता है। चलो अब तुम दोनों इस महल से बाहर निकल जाओ। आज से मैं इस महल के गेट पर पहरा दूंगा। अगर दोबारा तुम दोनों महल के आसपास दिखाई दी
तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी घबराकर महल से भाग जाती हैं और अगले दिन से दर दर की सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद दोनों बहनें जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें राजी खुशी रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दो गर्भवती जलपरी सहेलियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र के किनारे पहुँच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुद्र के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुद्र के बाहर
हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और ना ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है
और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जल परियां 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरों की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।